Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi inaugurates a Bharat Mobility Global Expo in New Delhi, highlights India's potential as an investment destination in the mobility sector. India to stay fastest growing major economy, says World Bank, projects in country's economy to grow by 6.7% in the next 2 fiscal years. And benchmark domestic indices snap a 3-day winning streak. Sensex drops over 400 points. Nifty closes at 23,203 points. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। मोबिलिटी सेक्टर में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता पर दिया बल। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, कहा वर्ल्ड बैंक ने। अगले 2 वित्त वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में 6.7% वृद्धि का दिया अनुमान। और प्रमुख घरेलू बाजारों में 3 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक की गिरावट में रहा। निफ्टी 23,203 पर हुआ बंद। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोबिलिटी सेक्टर में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए सरकारी समर्थन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पहल के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। एस्पिरेशन से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। मोबिलिटी क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए भारत अब एक उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आप मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें। इस वर्ष भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के विस्तार पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मोबिलिटी एक्सपो में 800 से अधिक प्रदर्शक और 1.5 लाख से अधिक लोग आए थे। ये एक्सपो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार को दिखाने वाला अनूठा मंच है। 6 दिन की प्रदर्शनी में 5,000 से अधिक प्रतिभागी और 800 प्रदर्शक अपने उत्पाद दिखाएंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का विषय है सीमाओं से परे, भावी ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह सृजन। क्या कहेंगे आप, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में जो भारत की क्षमता पर प्रधानमंत्री जी ने बल दिया, उसके क्या आप कारण मानते हैं? क्यों भारत को एक इनफैक्ट एनी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा गंतव्य माना जा रहा है?
देखिए सोनू, खास बात यह है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ कि ना सिर्फ हम विश्व में सबसे बड़े पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है करीब करीब भारत पे, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब चाइना से अब हम करीब करीब प्रतिस्पर्धा आप कह सकते हैं पॉपुलेशन, लेकिन ग्रोथ में अगर देखें पॉपुलेशन ग्रोथ में तो काफ़ी आगे है। और जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लास की, ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, $4 ट्रिलियन की हम करीब करीब इकोनॉमी है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में भारत का नाम आता है। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये दिखता है सामने कि जो आने वाला समय है उसमें भारत की जो मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर है या इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो मैक्सिमम है, सब बहुत बढ़िया है। और यदि हम ऑटोमोटिव क्षेत्र की तरफ देखें तो एक तो वो पूरी इकोनॉमी का मुझे लगता है कि एक एडवांस इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। यदि कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे चल रहा है तो वो उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। हमने देखा भी पेंडेमिक के बाद जब इकोनॉमी में रिबाउंड आया तो सबसे ज़्यादा पहले ग्रोथ आई थी वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई थी। साथ में भारत में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो उसमें हमने बहुत इनोवेशन देखी है, बहुत ग्रोथ देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन इंसेंटिव्स की बात करें हम, या जो पॉलिसीज आई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सब्सिडीज दी सरकार ने, मुझे लगता है कुल मिलाकर ये सब बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जिसमें हम ये अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ डिमांड भी है और यहाँ पर उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी है। ये मुझे लगता है खास कारण है। और अब एक एक्सपोर्ट हब जो कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसकी अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए आज जैसे हम जानते हैं कि मारुति सुजुकी काफ़ी बड़ा कंपनी रही है, भारतीय सरकार ने प्रमोट की थी इनिशियली, और एक जॉइंट वेंचर पूरे क्षेत्र में इस सेगमेंट में देखें तो वो एक लीडिंग कंपनी रही है। उन्होंने भी ये कहा कि वो कुछ अब ई मोबिलिटी में या ई व्हीकल्स में आज भारत में ही गाड़ियां बना करके यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी जो पेरेंट कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ई व्हीकल्स के लिए इंडिया को अपना हब बनाना चाहते हैं। तो इससे ये बात साफ है कि जो उनको लगता है एनवायरनमेंट है, यहाँ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बेहतर हैं, बल्कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनसे। Puneet, just briefly for domestic consumption, there seems to be a policy now away from dual fuel policy. Petrol and diesel, you have electric vehicles, you have hydrogen fuel, you have biofuels as well. What does this mean for the consumer in terms of choices and, more importantly, the price at which they can buy it? So Arjun, clearly, because see, the problem with the fossil fuel, which is basically petrol and diesel, has been that we import almost 88% of our requirement and from other countries, and therefore it is a huge drain on our foreign exchange resources, besides being really bad for the environment. So government has focused in the past many years, has focused on developing alternative fuels. So we have biofuel driven vehicles. We already know that the blending of ethanol in petrol is now 20% almost. So which really brings down the cost as well as has many benefits on the environmental front. Similarly, we also have these huge ambitions in hydrogen powered vehicles. So I think the policy of the government has been to move away from fossil fuels for the sake of environment, for the sake of reducing dependence. Green technology. Absolutely. And I think that is what is commendable, and that is where most of the innovation is coming. Well, let's have a look at some more news. The QS World Future Skills Index has ranked India second for digital skills ahead of Canada and Germany. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi expressed happiness over this achievement. He said over the last decade, the government has worked on strengthening the country's youth by equipping them with skills that enable them to become self-reliant and create wealth. Prime Minister stated that the insights from the QS World Future Skills Index are valuable as the country moves further on the journey towards prosperity and youth empowerment. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said Skilling India is a mission taken up by the central government on the path towards Viksit Bharat. She said this new QS World Future Skills Index identifies India for its digital skills, AI and green skills. Mrs. Sitharaman said skilling countries' youth is a priority for the government. India has ranked fourth in artificial intelligence and green skills. Which are the industries that this type of skilling and reskilling is actually targeting for the youth in our country so that we can enjoy the demographic dividend?
So, Arjun, as you know, that while Indian economy and most of the world looks at manufacturing, as a segment where skills are required, the truth is that in India, most of the economic growth that we have, either our exports or domestic growth, is all driven by services. And India, in fact, has this unique position in the world where services exports or services skills are really well developed, and we are able to deliver this to the world. And if you look at the GDP composition, then 55% of our GDP actually comes from services sector. So I think in India, we have this huge demographic dividend. We have this people skills available. We can really reap this dividend, and we can take that as a benefit. And most of other countries do not have this kind of benefit. और 190 countries का ये सर्वे है और उसमें नंबर 2 पे आना, I mean, what is it a very big achievement for a developing country like India? And so first of all, of course, it's a huge advantage. It is a huge achievement, and we are ahead of many developed countries. Germany, which is considered to be very innovative, technologically very advanced. So clearly, those kind of countries, and this is a survey which looks at future skills, the ability of countries to grow in the environment which is now unfolding, whether it is artificial intelligence or other advanced technologies. So I think it speaks volumes about our capabilities. अगली रिपोर्ट की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने अप्रैल में शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। ये चालू वित्त वर्ष की वृद्धि दर से मामूली अधिक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान संबंधी विश्व बैंक की ये रिपोर्ट कल जारी की गई। इसमें चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले वर्ष के 8.2% से कम है। भारत का सेवा क्षेत्र स्थिर रूप से बढ़ने की संभावना है। सरकारी समर्थन से विनिर्माण क्षेत्र में सुधार होगा, जिसके चलते अगले 2 वर्षों के दौरान वृद्धि दर का अनुमान 6.7% रखा गया है। वर्ष 2023 से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.7% पर स्थिर बनी हुई है। विश्व बैंक के अनुसार इसके 2026 तक इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है और भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जो ये एक हमने हासिल किया हुआ है स्वीट स्पॉट, जैसे IMF की जो प्रमुख है उन्होंने कहा था वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो हमारा अभी भी कायम रहेगा। अभी भी चैलेंजेस हैं विश्व में। देखिए सोनू, यही उनका अनुमान है वर्ल्ड बैंक का, जो काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करते हैं। उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी, जो कि फास्ट ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं, उसके अंदर में भी वो कहते हैं कि भारत का जो स्थान है वो प्रमुख है और भारत की जो ग्रोथ है वो इमर्जिंग मार्केट्स को भी बीट करेगी। ऑफ कोर्स जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उसमें अमेरिका का स्ट्रांग ग्रोथ हम देखते हैं, बहुत बड़ा साइज है अमेरिकन इकोनॉमी का, वहां भी करीब 3% की ग्रोथ आ रही है। लेकिन जो यूरोप की अगर आप इकोनॉमी देखें तो वहां पर काफी परेशानी है। तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम 6.5, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर वो 8% से ज्यादा थी, इस साल वो 6.5 है। लेकिन हम ये ना भूलें कि पूरे विश्व में ग्रोथ का बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उस चैलेंज को फेस कर रही हैं, लेकिन भारत में उसका हमने कम असर देखा है, एंड विच इज अगेन क्वाइट कमेंडेबल। Puneet, our fiscal policy has been to focus on infrastructure spending. The expenditure has been directed towards that, which has really led to the economy projections to grow by 6.7% according to the World Bank. If you compare it to the global 2.7 projection growth, which is quite a wide gap, what is the economic value added that we're looking at in terms of the infrastructure spending? And there's also cost of capital that's gone into it. So Arjun, when we look at any large economy, particularly economy like India, the government has a major role to play to drive expenditure. If you look at the capital expenditure incurred by government and incurred by the private sector, government far outstrips the expenditure capex undertaken by the private sector. And of course, the capabilities are very different. So I think government has a very important role in driving expenditure, particularly in infrastructure space, because infrastructure projects are usually very long gestation projects. They need a lot of investment upfront, which private sector may not be able to do. So my own
sense has been that the economic growth we have seen in India, and particularly in the last 4 years, that was driven by large expenditure undertaken by the government. So we saw some fiscal, I would say, looseness in the policy, but I think it has paid us well. So the dividends from public expenditure on particularly on infrastructure, on roads, on bridges, on railways particularly, I think they have paid very handsome dividend. Private sector can only, follow what the government does. They can leverage it. They can leverage it. But usually it is government which, particularly in economies like India. आइए ब्रोक करते हैं शेयर बाजारों का। 3 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.55% की मंदी से 423 अंक कम होकर 76,619 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.47% की मंदी से 109 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 23,203 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में यहां कोई खास बदलाव नहीं हुआ। Benchmark domestic equity indices today logged losses, snapping their 3-day winning streak. The 30-share index at the BSE dropped 423 points, or 0.55% to close at 76,619. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 109 points, or 0.47% to settle at 23,203. The broader market indices at the BSE, including the mid-cap and the small-cap indices, ended unchanged. In the Sensex pack, 15 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Zomato increased almost 2.8%. Reliance added over 2.5% and Nestle advanced over 2.2%. Meanwhile, in the top laggards, Infosys plunged over 5.7%. Axis Bank lost 4.7% and Kotak Mahindra Bank dropped over 2.5%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, energy advanced over 1.6%, capital goods gained almost 1.6% and metal added over 1.5%. Conversely, in the top laggards, focused IT shed over 2.5%, information technology dropped almost 2.5% and tech fell over 2.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,056 companies advanced and 1,886 companies declined, while 123 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 24 companies hit their 52-week high, while 46 hit their 52-week low. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 6 पैसे की गिरावट से 86 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 109 पर था। अगर हम इस पूरे वीक को देखें, वीक आज समाप्त हो गया है, सो शुरुआत काफी मंडे बहुत खराब रहा, फिर 3 दिन हमने बढ़त देखी, लेकिन आज फिर गिरावट देखी है, नेट गिरावट है। कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? 76,000 प्लस पे आ गया है। सो क्या ये करेक्शन है जिसको हम आशा करें कि खत्म होने के करीब है, या फिर ये डीप साइज गिरावट का एक सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए सोनू, यहाँ पर कई फैक्टर्स प्ले में हैं। यदि हम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे कुछ रिजल्ट्स सामने आए हैं। अभी मिक्स्ड रुख है इसका। आईटी सेक्टर में हमने शुरू में देखा अच्छे रिजल्ट्स है, फिर थोड़ा कुछ उम्मीद से कुछ नीचे रिजल्ट्स आए, इसलिए बैंकिंग में भी मिक्स रिजल्ट्स आए। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है वो करीब करीब मिक्स्ड है, तो इसमें कोई वर्डिक्ट अभी हम नहीं दे सकते। इट इज टू अर्ली फॉर दैट। फंडामेंटल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो करीब मैं कहूँगा कि वो हमको सपोर्ट करते हैं मार्केट को, लेकिन जो खास चिंता का विषय है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार सेलिंग है, और करीब आप ये मान सकते हैं कि वो पर वीक अबाउट 10,000 करोड़ की सेलिंग लगातार कर रहे हैं फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। और उस वजह से अगर आप देखें तो हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की सपोर्ट जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि वो मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक FIIs का दौर है, और देखिए ये हमारे डोमेस्टिक फैक्टर से इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर अमेरिका में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है वो 4.8 पहुंच जाती है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो इंडिया में सेलिंग करेंगे, हर इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा इसका कारण है बाजार में कमजोरी के। देखिए अभी वहाँ पर अमेरिका में चेंज होने वाला है प्रेसिडेंशियल, और वहाँ पर क्या अब उसका रुख आता है, क्या इम्पैक्ट आता है नेक्स्ट मंडे को वो होगा, तो उसके बाद शायद एक नया रुख बाजार ले सकता है। Puneet, the VIX has picked up slightly. It's touching 16 right
now, and you mentioned about FIIs being the net sellers in the market once again today as well. But one gets a sense that DIIs, where the net buyers are focusing their buying effort into Reliance Industries, it went up by 2.65%, and they have a weightage of almost 13% in the Sensex. So do you feel that right now there is selective buying on the part of DIIs, or do you feel that there is a more broad-based buying on the part of DIIs, which is helping to sustain valuation in the market? So, Arjun, you are right, partly in a sense that DIIs who have very large funds available to them through mutual funds and through other sources, but they have been buying large caps. And the mid cap and small cap space, where a lot of retail investors exist, and where there was no kind of a bubble actually, valuation bubble was there, particularly in the mid cap and small cap space. I think that space they're not putting too much money. So we have seen a deep correction. In fact, Sonu mentioned 10% correction. But if you look at the mid caps and small caps, many stocks have corrected by 30 to 40%. Even PSU stocks have fallen by 30 to 40% in last 2-3 months. Bank Nifty fell by almost 700 points today. Today, in fact, Bank Nifty was one of the major culprits for the fall in Nifty. And because there was a pullback in banking, one of the major banks, private banks, came with results yesterday. Market was a bit disappointed. So these kind of mixed things happen. But my take is that overall fundamentals appear to be okay. They are intact. But the FII selling is the real reason which is pulling down the markets right now. So you feel जो SIP के द्वारा कर रहे हैं निवेश मार्केट में उनको करते रहना चाहिए? जी हाँ, सुनो, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें शॉर्ट टर्म मूवमेंट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये एक मुनासिब तरीका है इन्वेस्टमेंट का. In more news, Reserve Bank's monthly bulletin for January 2025 has informed that India's economic growth is poised to rebound as domestic demand has started to regain strength. As per the State of the Economy article authored by a team led by RBI Deputy Governor Michael Debabrata Patra, rural demand continues to gain momentum, reflecting a resilience in consumption supported by brighter agricultural prospects. The article adds that a revival in public capital expenditure on infrastructure is likely to stimulate growth in key sectors. However, the rising input cost pressures in the manufacturing sector, coupled with weather-related exigencies and global headwinds, could pose some risks. While stating that headline inflation eased for the second successive month in December, the article warns of stickiness in food inflation that continues to warrant careful monitoring. Very briefly, your take on inflation. Is it likely to come down month-on-month basis till the budget is announced? So, Arjun, I think inflation is heading lower, but there's not significant decline in inflation. I think we will see food inflation come down a little bit, and then it will kind of stabilize. So there's not much headroom for RBI to expect a decline in inflation. And interest rates में कट की briefly आपको कितनी आशा है? मुझे लगता है कि एक minor कट आ सकता है फरवरी में. In more news, India's foreign exchange reserves declined by $8.7 billion to $625.87 billion in the week ending January 10. The latest data released by RBI showed today. In the previous week, country's forex reserves had dropped by $5.6 billion for the week ending January 3 and had settled at $634.58 billion. The decline was primarily attributed to a significant dip in foreign currency assets, a major component of the reserves as per the weekly statistical supplement released by RBI. FCA fell by $9.4 billion to over $536 billion during the week. Conversely, gold reserves are up by $792 million, totaling to $67.88 billion. Puneet, to what extent is the RBI intervening in the rupee so that the valuation of the rupee against a dollar is maintained? To what extent are the dollars being sold to prop up the rupee? So, Arjun, clearly looking at the data, we can say that there's been substantial outflow of dollars from India to overseas markets, whether through bond market or stock markets or no other withdrawal of money, or rather trade deficits also. So clearly, RBI has been intervening in the market aggressively. If you look at the FCA, the foreign currency assets, they've declined by $10 billion in a week, which is a very, very substantial amount of money. So it appears that RBI continues to intervene to stabilize the value of rupee. I don't think they're targeting any
level for rupee, but they want the slide to be smoother. They don't want a sudden fall in the prices. So I think RBI is trying to just break that fall and to let the slide be smooth rather than be a problem for investors. लेते अगली खबर, केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने तथा स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर बारीकी से नजर रख रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने जैसे कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में दालों और प्याज का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का। सबसे पहले लेते हैं एशियाई बाजार। प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख था। हांगकांग का हैंगसेंग आज 0.31%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.25% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.18% की बढ़त पर बंद हुए। लेकिन जापान का निक्केई 0.3% से अधिक की गिरावट में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.16% की गिरावट आई। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां के प्रमुख बाजार तेजी में थे। दिन के कारोबार में आखिरी समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी और फ्रांस का कैक दोनों 1.1% से अधिक की तेजी पर थे और जर्मनी के डैक्स में 1% से अधिक की बढ़त चल रही थी। आपकी ब्रीफ टिप्पणी, जो यूरोप में तेजी है चौतरफा गिरावट के बीच, क्या उसका? देखिए, अमेरिका में थोड़ी बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से थोड़ा हम रिबाउंड देख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में काफी गिरावट आई थी वहां पहले, तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू यूएसए यूरोप मार्केट जो थोड़ा रिबाउंड कर रही है। Let's have a look at the US markets now. US stocks fell yesterday as investors focus on corporate earnings and gauge the set of macroeconomic data, including strong retail sales numbers in December and more than expected increase in the jobless claims for the previous week, which largely remained at levels consistent with a healthy labor market. Nasdaq Composite shed almost 0.9%, S&P 500 fell 0.1%, and Dow Jones Industrial Average lost 0.16%. The market is also focusing on President-elect Donald Trump's swearing-in ceremony on January 20 and prospects of a future rate cuts by the US Fed Reserve. A loaded story here, Puneet. Clearly consumption is strong, jobless claims have come down, but looking at the policy of Donald Trump, he's spoken about the fiscal deficit, $1 trillion and more in terms of interest payments, which is more than the defense budget. His interference in geopolitics to be minimal. How do you see Donald Trump being good or bad for India? I think on the balance, if we see, because there are a lot of positives and negatives in this whole scenario, but I think overall, I think Donald Trump's presidency will be positive for India, because if you look at the geopolitics of it and the economic policy, I think they both favor the fact that India is a strong partner with USA, and I think it will be beneficial. Let's have a look at the crude oil market. Oil prices advanced today amid concerns of supply disruptions due to latest US sanctions on Russian energy. Brent crude was trading nearly flat at $81.32 per barrel, while WTI crude gained over 0.2% to trade at around $78.95 per barrel, according to the latest reports. India has enjoyed an advantage by importing crude from Russia at a deep discount. Will India continue to enjoy that privilege? I don't think so. I think that will be curtailed to some extent. We will have some benefit, but oil market is in for a lot of ups and downs, because we're likely to see a Russia-Ukraine deal. We're likely to see some sanctions on Iran, and the Trump administration's policy towards oil exploration is very different from what Biden was doing. So clearly, I think we are in for a substantial change in the oil markets. और अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर, जहां सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.3% गिरकर 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.98% गिरकर 91,680 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.34% गिरकर 78,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त करना है, सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पुनीता पाए, और आपने हमारे सभी श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। धन्यवाद सोनू।
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates a Bharat Mobility Global Expo in New Delhi, highlights India's potential as an investment destination in the mobility sector. India to stay the fastest growing major economy, says World Bank, projects country's economy to grow by 6.7% in the next 2 fiscal years, and benchmark domestic indices snap a 3-day winning streak. Sensex drops by over 400 points. Nifty closes at 23,203. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। मोबिलिटी सेक्टर में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता पर दिया बल। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, कहा वर्ल्ड बैंक ने। और प्रमुख घरेलू बाजारों में 3 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.